हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी नर्सिंग ट्यूटोरियल हम आज डिस्कस करने वाले हैं कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में एंड इतना डीपली डिस्कस करेंगे। एंड नॉर्मली कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं इसको। अगर इनप्रॉपरली हार्ट को फ्लूइड मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, जिसके वजह से वो उसे फंक्शंस करने में या पंप करने में डिस्टरबेंस आ रही है, जिसको कहेंगे शॉक। या बोल सकते हैं कि ये कार्डियोजेनिक शॉक इन इम्प्रॉपरली क्या हो रहा है कि उसको हर्ट मिल रहा है, सॉरी आई एम सो सॉरी, उसको हार्ट को क्या हो रहा है कि इम्प्रॉपरली अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसके वजह से वो ब्लड पंप करने में असक्षम है और बोल सकते हैं कि इरेगुलर है। उसे कहते हैं हम कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हम देखेंगे इसके कॉजेज वगैरह के सब के बारे में डिस्कस करेंगे, साइंस सिम्टम्स से लेके पैथोफिजियोलॉजी भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है कि हमारा कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है। तो कार्डियोजेनिक शॉक इट इज द मेडिकल इमरजेंसी। जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है इमरजेंसी होता है। कौन सा इमरजेंसी होता है? तो मेडिकल इमरजेंसी होता है, क्योंकि ये जो हार्ट होता है इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन दैट फंक्शंस आवर होल बॉडी टू सप्लाई बाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एंड ब्लड्स। ओके, थ्रू द अकरिंग, ये कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है इमरजेंसी कंडीशंस होती है, थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है, जिस कंडीशंस में क्यों अकर होता है, ये कहाँ अकर होता है? तो हमारे हार्ट के इसमें मतलब अकरिंग क्या होती है? तो जो हार्ट होता है कन पंपिंग जो होता है कि अदर ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, जो असक्षम होना या अकर होना जहाँ पे डीऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रही है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि अब इनप्रॉपरली पंप हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है पंपिंग प्रॉब्लम्स में डिफिकल्टीज आ रही हैं, जिसके वजह से इन सफिशियंट अमाउंट में ब्लड रिसीव हो रहा है हार्ट को, जिसको कहेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है हार्ट में उसे कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। सीधे सीधे से मतलब ये समझ ले कि अगर हमारे ब्लड को किसी भी कारण हार्ट में जो सॉरी हमारे हार्ट को किसी भी कारण ब्लड एंड ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, जिसके वजह से वो उस हार्ट जो हमारा हो रहा है वो डैमेज्ड हो रहा है और इनप्रॉपरली फंक्शंस कर रहा है, उसी को कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। इट इज द सेवरल फॉर्म ऑफ द हार्ट फेल्योर। ये सेवरल फॉर्म ऑफ द हार्ट फेल्योर मतलब बहुत सारे टाइप्स ऑफ द हार्ट फेल्योर, मतलब बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं दैट कैन बी द फैटल इफ द ऑर्गन्स। ये क्या कर रहे हैं कि इसको इसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो फैटल ऑर्गन्स है, किडनी हो गया, ठीक है, लीवर्स वगैरह हो गया, ओके, जो भी फैटल ऑर्गन्स है, स्प्लीन्स वगैरह, जो भी मतलब प्यूरिफिकेशन, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट किडनी भी इन्वॉल्व हो रही है इस और इस डिजीज कंडीशंस में, एंड लंग्स भी इन्वॉल्व हो रहा है। लैक ऑफ द ऑक्सीजन, उनको इनप्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है, जिसकी वजह से पूरे होल बॉडी में दिक्कत हो रही है। ओके, इसी को कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। अगर छोटे से फॉर्म में समझे तो कार्डियोजेनिक शॉक ये होता है कि हमारे हार्ट को वेन हार्ट को क्या हो रहा है कि इनप्रॉपर अमाउंट में ब्लड एंड ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, इन्हें मतलब जितना चाहिए होता है उतना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो हो रहा है वो डैमेज हो रहा है। और जो फेटल ऑर्गन्स है, मतलब कि जैसे लंग्स को भी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन एंड ब्लड मिलेगा, किडनी को भी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन एंड ब्लड मिलेगा, जिसकी वजह से उनको भी इफेक्ट पड़ेगा, और इसी को कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम कॉजेज की तरफ। कॉजेज क्या क्या हो सकता है कार्डियोजेनिक शॉक में? तो हार्ट अटैक, इसको हार्ट अटैक बोल सकते हैं, हार्ट अटैक,
हार्ट अटैक में क्या हो रहा था कि इसमें जो ऑक्सीजन एंड लेवल की ब्लड की मात्रा इम्प्रॉपर हो जा रही है, जिसकी वजह से उसका फंक्शंस इरेगुलर हो जा रहा था, उसका फंक्शन स्लो हो जा रहा था, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस हो रहे थे हमारी बॉडी में। ठीक है, मतलब हार्ट का जो लेयर्स वगैरह है वो और वॉल्व्स वगैरह है जो वो इम्प्रॉपरली हो जा रहे थे, उसको कहते थे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या हो रहा था, इन्फेक्शंस हो रहा था ना, इम्प्रॉपर अमाउंट में ब्लड मिल रहे थे। अगर हार्ट को इम्प्रॉपर अमाउंट में अटैक हो रहा है, ठीक है, इम्प्रॉपर अमाउंट में ब्लड मिलेगा, जिसकी वजह से भी हार्ट डैमेज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी अभी हमने रिसेंटली में डिस्कस करा था पूरा कार्डियोमायोपैथी। इस कंडीशंस में क्या हो रहे थे कि जो हमारा हार्ट है उसमें क्या हो रहा था कि जो सारे लेयर्स होते हैं, मल्टीपल लेयर्स होते हैं, ठीक है, उन पे थ्री लेयर्स होते हैं ना हमारे हार्ट के। ठीक है, मल्टीपल हार्ट डिजीज अल्टर कर रहे थे उस पे, और लेयर क्या हो रहे थे, डैमेज हो रहे थे, जिसके वजह से लेयर डैमेज हो रहे थे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं वो भी अच्छे से जनरेट नहीं हो रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इन जो हमारा हार्ट है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बिगड़ रहा था, डैमेज हो रहा था, जिसको कहते थे हम लोग कार्डियो मायोपैथी। ठीक है, अब उससे स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस डैमेज होंगे, जो वॉल्व होगा वो भी फंक्शंस इम्प्रॉपरली फंक्शंस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये कार्डियो शॉक कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन देख लिया, हार्ट वाल्व प्रॉब्लम्स। जब हार्ट वाल्व प्रॉब्लम्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, हमने बताया था कि 4 वाल्व्स होते हैं हमारे हार्ट में, बाइकॉस्पिड वाल्व होते हैं, ट्राइकॉस्पिड वाल्व्स होते हैं, आयोटिक वाल्व होते हैं, पल्मोनरी वाल्व्स होते हैं। इन सारे वाल्व्स में से जो उनका खुलना एंड बंद होना होता है या कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशंस होते हैं, ठीक है, मसल्स के थ्रू, उसमें इम्पेयर्ड हो जा रहे हैं, जिसके वजह से उसमें इम्पेयर्ड हो जा किसी कारण उसमें इम्पेयर्ड हो जा रहे हैं, जिसके वजह से भी इसमें हार्ट को अल्टर्ड होगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, जिसके वजह से हार्ट डैमेज होगा और फंक्शन इरेगुलर हो रहा है। ओके, कार्डियोजेनिक शॉक कॉज कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि प्रॉपर अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है, जिसकी वजह से जो हार्ट के मसल्स है और उनके फंक्शंस है वो डेथ करना स्टार्ट हो जा रहा है, और पंपिंग जो फंक्शंस है वो स्लो हो जा रहा है, बहुत स्लो हो जा रहा है, जिसके और जो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई है बहुत स्लो हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा लंग्स है और किडनीज है वो भी फंक्शन इम्प्रॉपरली कर रही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या 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 हो सकता है। तो एरिदमिया अभी हमने रिसेंटली में डिस्कस करा था, आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। एरिदमिया कॉज करेगा जब हमारे हार्ट का जो रिदम सिस्टम्स है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की जो रिदमिक सिस्टम्स है, नॉर्मल रिदम कितना होता है हमारे हार्ट का, तो 16 to 100 होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें इम्प्रॉपरली क्या हो गया कि इसमें इरिदमिया हुआ, रिदम में प्रॉब्लम्स हो गई, ईसीजी जो मेंटेन होती है उसमें प्रॉब्लम्स हो गई, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रक्शंस और रिलैक्सेशंस नहीं होंगे, उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएंगे, पंप नहीं हो पाएगा हार्ट। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द हार्ट, अगर बोले तो नॉर्मली फैक्टर क्या क्या, मतलब सॉरी, फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसमें, तो हमारा जो हार्ट होता है वो फेलियर हो सकता है, और सेवरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एंड हार्ट जो होता है हमारा हार्ट का मसल्स जो होता है उसके लेयर्स जो होते हैं, हार्ट मसल्स के लेयर्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जो लीड करता है शॉक को। ठीक है, ये फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको बोलते हैं सेप्सिस। इनप्रॉपर अमाउंट में ब्लड को मिलना है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से हार्ट डैमेज हो सकता है, मसल्स लीड करते हैं, जिसकी वजह से मसल्स क्या होता है कि वो भी डैमेज होते हैं, और इनप्रॉपर फंक्शन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, मल्टीपल इन्फेक्शन हो जाने, जिसको कहते हैं शॉक। ठीक है, शॉक में तो यही कंडीशन है ना, क्या हो रहा है कि फंक्शंस इम्पेयर होना, मल्टीपल इन्फेक्शन हो जाना, एंड लीड करना, मसल जो होता है वो डैमेज हो जाना,
जिससे इम्प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, नेक्रोसिस वगैरह आ जाते हैं, एकदम से स्टॉप तो नहीं हो रहा है लेकिन तो एकदम स्लो हो जा रहा है, एकदम स्लो इम्प्रॉपर अमाउंट हो जा रहा है, जितना सफिशियंट एकदम ना हो। फिर कार्डियक कंपोनेंट, अगर रिड्यूस एबिलिटी हो जाए पंपिंग का, उसकी वजह से ये फैक्ट कर सकता है कार्डियक टेम्पोनेंट। नेक्स्ट वन होता है कि वेंट्रिकुलर सेप्टम रैप्चर हो जाए, वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब वेंट्रिकुलर सेप्टम ये नीचे वाला राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सेपरेट बीच से सेपरेट कर रहा है सेप्टम जो है, वो क्या हो रहा है कि रैप्चर हो जा रहा है, जिसके वजह से पंपिंग इम्पेयर हो जा रही है। अभी हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डिस्कस करा होगा उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, जिससे अगर वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल रैप्चर हो जाएंगे तो जो पंपिंग सिस्टम है इम्पेयर क्यों होगा, क्योंकि जो लास्ट वाला वेंट्रिकल दोनों है वो कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन ब्लड को धकेलने का काम करता है, पूरे होल बॉडी में पंप करने का, वही पुश करने का काम करता है, और बहुत हार्ड पड़ते हैं उस पर काम बहुत पड़ते हैं, वही रिलैक्स हो जाएंगे, वही इम्प्रॉपर इम्पेयर हो जाएंगे तो कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मेन फंक्शंस वही करते हैं हार्ट के। ठीक है, फिर मेडिकल टॉक्सिसिटी, अगर सर्टेन ड्रग्स ले रहे हैं उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है, जैसे लंबे समय तक एक ही ड्रग ले रहे हैं जिसके वजह से टॉक्सिसिटीज हो रही है, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, लंबे टाइम तक बीपी की मेडिकेशंस ले रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वो चेकअप नहीं करा रहा है, एक ही दवा ले रहा है, जिसकी वजह से उसको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ओके, टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है हार्ट को, हार्ट के फंक्शंस को, एंड लीड करता है शॉक। ठीक है, नेक्स्ट वाला होता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी ये फैक्टर बता रहे हैं हम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स क्या होंगे, तो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग लंग्स में अगर ब्लड क्लॉट हो जा रहे हैं, स्टीन हो जा रहे हैं राइट साइड्स में, तो क्या होगा कि जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर कहीं पे ब्लड क्लॉट हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन लंग्स का ट्रांसपोर्टेशन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही नहीं आएगा हार्ट में, तो वो भी इम्पेयर कर सकता है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा, डीऑक्सीजनेटेड क्या करेगा कि अपनी सेल एंड टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे तो प्यूरिफिकेशन ही नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा कि शॉक नहीं कॉज करेगा, तो ये सब शॉक कॉज कर सकते हैं। नहीं देख लेता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजी, जितना भी हमने इटियोलॉजी बताया है, फैक्टर बताया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि शॉक की कंडीशंस आ रही है ड्यू टू इटियोलॉजी। तो फर्स्ट वन क्या होगा कि ये तो हमारा हार्ट हो गया, ओके, हार्ट हो गया। रिड्यूस कार्डियक आउटपुट ड्यू टू इटियोलॉजी, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। अगर किसी भी इटियोलॉजी को हम उठा लें, अगर मान लीजिए इम्बोलिज्म को ही उठा ले, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इम्बोलिज्म हो रहे हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, तो यही रिड्यूस कर रहा है, किसको रिड्यूस कर रहा है, तो कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस कर दे रहा है। फिर क्या होगा, सिस्टमैटिक परफ्यूजन्स हो जाएंगे लो, जो सिस्टम्स है हार्ट का जो कंस्ट्रक्शंस रिलैक्सेशंस पैटर्न है, वो सिस्टम्स क्या हो रहा है, लो हो जा रहे हैं, और ब्रीथिंग पैटर्न हमारा है वो लो हो जा रहा है अगर लंग्स में एम्बोलिज्म्स हुए हैं। अगर हमने अभी बताया था कॉलेज में, अगर
कार्डियोमायोपैथी हो रही है, हार्ट वॉल्यूम प्रॉब्लम्स हो रहा है, जिसके वजह से फंक्शन इम्पेयर होंगे तो जो पंपिंग फंक्शन है वो भी इम्पेयर होगा, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। आउटपुट मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहे हैं लंग्स में आ जा रहे हैं, जो आप पैटर्न है कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन का, वो आउटपुट क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रिड्यूस होने के बाद क्या होगा कि जो सिस्टम होगा वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस वगैरह का जो सिस्टम्स होगा वो भी इम्पेयर हो रहा है। फिर क्या होगा कि सिंपैथेटिको एड्रेनल सिंपैथेटिको एड्रेनल होगा, इसके बाद सिंपैथेटिको एड्रेनल सिंपैथेटिको एड्रेनल उसके बाद क्या होगा सिंपैथेटिको एड्रेनल मीन्स होता है ना कि रिड्यूस कर ये जो क्या होता है कि ये हार्मोनियल एक्सचेंजेस या हार्मोनियल जो इम्बैलेंस्ड हो जाना, हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम्स है वो भी क्या होंगे कि अल्टर्ड होंगे। ठीक है, सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो जाएंगे। एड्रीनल ग्लैंड जो हो रहा है एड्रीनल ग्लैंड हमारा जो होगा वो क्या करेगा कि उस कंडीशंस में फाइटिंग एंड फ्लाइटिंग रिस्पॉन्स शो करेगा। ओके ये क्या करेगा जो एड्रीनल ग्लैंड है इसमें नर्वस सिस्टम हार्मोनियल्स डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा इसके लिए। और जो एड्रीनल ग्लैंड है वो फाइटिंग एंड फ्लाइटिंग का रिस्पॉन्स शो करेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस होगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वेसल्स जो होगा कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा अगर फाइटिंग एंड फ्लाइटिंग का शो करा एड्रीनल ग्लैंड, जिसके वजह से कॉन्स्ट्रिक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगा वेसल्स में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डिक्रीज हो जा रहा है डिक्रीज हो जा रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन टेंडेंसी जो होती है, ऑक्सीजन टेंशन जो हो रहा है कि वो डिक्रीज हो जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, और जो इन टिश्यूज जो टिश्यूज स्ट्रेस में आ जा रहा है। ठीक है, एनारोबिक कंडीशंस मेटाबॉलिक अकर होगा, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे टिश्यूज में, एनालो जो मेटाबॉलिक सिस्टम्स है वो सब नहीं हो रहे हैं, और जो टिश्यूज वगैरह है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे वो डैमेज करना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से एसिडोसिस होगा एंड सेल डैमेज होंगे। क्या होगा लास्ट में हार्ट का जो सेल्स होगा एंड अदर डिजीज अदर ऑर्गन के सेल्स जैसे किडनीज हो गए, एड्रीनल ग्लैंड सभी हार्मोन कर रहा था ना रिलीज, जिसके वजह से लंग्स के भी सेल डैमेज हो सकते हैं। ओके ये है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या शो आउट होंगे। तो जो होगा कि हमारा लंग्स भी डिसफंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्रोनिक चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, और जो होगा कि फटीग होगा, सॉरी फिर क्या होगा कि जो होता है जॉ हमारा जो जॉ है एंड नेक है एंड आप जो नेक है वो क्रोनिक पेन होगा वो भी, एंड स्वेटिंग वगैरह होगी, और अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग होगी। ओके अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग होगी। ठीक है, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा कि पेशेंट को साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस, हम क्या क्या करने वाले हैं। डायग्नोसिस में ईसीजी चार्ट निकालेंगे। ईसीजी में कार्डियक इम्पल्सेस को देखते हैं, उसके कार्डियक इम्पल्सेस जो होते हैं ना ईसीजी हमने अभी बताया था जल्दी में, ईसीजी में कार्डियक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कैसे जनरेट हो रहा है, ए बी नोट ऐसे नोट
और पार्ट ऑफ बंडल्स, फिर पुरकुंजे फाइबर्स वगैरह कैसे जनरेट हो रही है, कहीं से क्या हो रहा है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से कहीं से डिसफंक्शंस नहीं हो गई, वो टूट तो नहीं गई हैं, ये सब कंडीशन देखने को मिलेंगे। इकोकार्डियोग्राफ करेंगे, ये सेम होता है इकोकार्डियोग्राफ, इसमें भी देखते हैं सब उसका वाइटल साइन से लेके ईसीजी से लेके हार्ट फंक्शन तक सब कुछ देखते हैं इसमें। चेस्ट एक्सरे करेंगे कि हार्ट का जो डैमेज हुआ, कितना पार्ट डैमेज हुआ है, कितना पार्ट डैमेज नहीं हुआ है। कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या होगा, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या होगा कि इसमें कार्डियक के कैथेटराइजेशन, हाँ कार्डियक जो होता है कि उसमें कैथेटराइजेशन करके विजुअलाइज करते हैं हार्ट के वॉल्व्स वगैरह के, हार्ट के फंक्शंस को। ब्लड टेस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि आर्टियो ब्लड गैस में देखेंगे कि आर्टियो ब्लड गैस का जो मात्रा है वो सही है कि नहीं है। आर्टरी में ब्लड का मात्रा, ब्लड में आर्टरी के ब्लड में गैस का मात्रा कितना है वो देखेंगे। एंड इन्फेक्शंस वगैरह नहीं है, ब्लड टेस्ट करेंगे। एंड ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में नेक्स्ट वही